बार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करेंगे, आपके हिंदी की बात करेंगे। हिंदी भाषा का पीवाई की सीरीज चला रहे हैं। हिंदी भाषा पीवाई की सीरीज में आपका 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें पेडागॉजी के प्रश्न रहेंगे, शिक्षा शास्त्र के प्रश्न रहेंगे, हिंदी ग्रामर, अपठित गद्यांश पद्यांश के जो ग्रामर पोर्शन है वो क्वेश्चन रहेंगे। 30 में से आप लोगों को क्या फीडबैक है, कितने सही हो रहे हैं, सभी को अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित वाक्यों में से किस में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है? वह विद्यालय जाता है, वह खाना खाता है, वह लेट कर खाता है, दाल में घी डाल दें। पूर्वकालिक क्रिया मतलब आपके ये टेट 2024 में आया हुआ प्रश्न है। पूर्वकालिक क्रिया टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। तो पूर्वकालिक क्रिया कहते किसे हैं और कैसे जानेंगे? एग्जाम्पल्स जानना सभी लोगों को जरूरी हो जाता है। तो वह विद्यालय जाता है, वह खाना खाता है, दाल में घी डाल देना। अब आपको लगा होगा डी ऑप्शन में डिफरेंट लग रहा है, बाकी खाता है, आता है, ये करता है, दाल में घी डाल देना, ये सारी चीज़ें दी गई। तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू करता है तो पहली समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती। इसकी मुख्य पहचान कैसे होती? धातु के साथ कर या करके जुड़ा रहना। जैसे वह नहाकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया होगी। श्याम दूध पर घूमने जाएगा, वह पूर्वकालिक होगी। बालक पढ़कर सो गया, वह पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो वह ऐसा वाक्य होता है जिसमें कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरा कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ऐसा नहीं आपके टेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और बता दूं, इस प्रकार से एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में रखा हुआ है। थोड़ा समय लीजिए, सोचिए और जवाब दीजिए, क्योंकि अभी अगर आपने सही आंसर लगा लिया, सारी चीज़ें सही हो गई, तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तैयारी यहीं से होने वाली है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वह लेट कर खाता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर कि पाठ्य पुस्तक है, साधन है, साध है, एकमात्र सामग्री है या अनावश्यक? सभी लोग बताइए। एक जो पाठ्य पुस्तक होता है वह क्या होता है? आपका साधन मात्र होता है, साध्य होता है, या एकमात्र सामग्री होगा, या वह अनावश्यक हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। क्या है? पाठ्य पुस्तक जो कहलाएगा एक साधन के रूप में कार्य कहलाएगा। और इस प्रकार साधन साध्य टॉपिक से लेके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित दिया गया है? कि भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालयों में केवल पढ़ना लिखाना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं केवल जहाँ शब्द आए नेगेटिव हो जाता है। अभ्यास की अपेक्षा, अभ्यास की उपेक्षा जहाँ की जाए, अपेक्षा की जाए, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना लिखा कौशल से ही सीखते हैं, तो केवल शब्द यहाँ भी दे दिया गया तो ये भी नेगेटिव कहला गया। तो बचता है हमारा डी ऑप्शन कि भाषा के चारों कौशलों परस्पर अंतर संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपने जान लिया नेगेटिव हमने कैसे पहचानना। यहाँ पे अपेक्षा दिया गया, केवल दिया गया, केवल दिया गया, इससे हमें पता चल जाता है ये नेगेटिव ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। सभी कमेंट कीजिएगा, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है शिक्षक बनना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। दोस्तों, ज्ञानात्मक पद से संबंधित अंतिम उद्देश्य क्या होगा? मूल्यांकन, संश्लेषण, बोध या विश्लेषण हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा।
ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य। तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में जो अंतिम उद्देश्य होता है वह कहीं ना कहीं संश्लेषण होता है। लेकिन आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य कौन कौन है, क्योंकि ये भी एक टॉपिक एग्जाम में पूछा जाएगा। तब आपका जवाब कैसा होगा? भाई यहाँ पे अंतिम उद्देश्य तो हमने जान लिया संश्लेषण है, लेकिन अन्य जो उद्देश्य है उनको भी तो जानना जरूरी है। आने वाले एग्जाम में उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जब उनसे संबंधित प्रश्न आएगा तो उनसे हमें नॉलेज होना चाहिए। क्या आपके नॉलेज में है तो आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में इसका बता सकते हैं। चलिए आइए बात कर ले। ज्ञानात्मक पक्ष संबंधित अंतिम उद्देश्य जो होता है वह क्या होना चाहिए? पहला, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के चरण में देखा जाए तो पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है बोध, तीसरा होता है अनुप्रयोग, चौथा होता है विश्लेषण और पांचवा होता है संश्लेषण। तो पांचवा संश्लेषण होगा। ठीक है। संश्लेषण मतलब होता है एक नए रूप में जोड़ना, संशोधित, वर्गीकरण, सर्जन और कहा गया। लेकिन मूल्यांकन भी अंतिम उद्देश्य होता है। निर्णय लेना, मूल का निर्धारण करना और वह मूल वर्गीकरण का अंतिम चरण होता है। अब आपको देखने वाली बात यह है कि इसमें जो आपका एग्जामिनर है वह संश्लेषण माना है, लेकिन अंतिम उद्देश्य मूल्यांकन होना चाहिए। हमारा मानना है कि मूल्यांकन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे संश्लेषण माना गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो मूल्यांकन यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, लेकिन ESB ने इसको संश्लेषण माना है। और इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं फिर, क्योंकि ज्ञानात्मक पर अंतिम उद्देश्य मूल्यांकन आएगा, लेकिन सभी लोगों ने मूल्यांकन किया होगा, ESB ने इसको संश्लेषण सही मान लिया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस विधि के द्वारा पढ़ने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? व्यास, तुलना, खंडान्वय, समीक्षा विधि। ऐसी विधि दोस्तों जिसके पढ़ने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना होती है, वह कौन सी विधि है? चलिए सभी लोग बताइए। हर क्वेश्चन का पंचनामा करेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जानेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एग्जाम को क्वालिफाइड करना है। तो जिस विधि के द्वारा पढ़ने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करने पड़ती वह कहलाती समीक्षा विधि। समीक्षा विधि में क्या होता है, छात्र गद्य पाठ की पूरी समीक्षा करते हैं, फिर उसके गुण दोषों की आलोचना और विवेचना करते हैं। व्यास विधि के बारे में अगर आ गया तो व्यास विधि कथा या गद्य खंड के विस्तार और स्पष्टीकरण से संबंधित। अगर कथा या गद्य खंड के विस्तार से या स्पष्टीकरण से संबंधित कोई प्रश्न आए तो व्यास विधि कीजिए। तुलना विधि में क्या होता है, तुलना विधि में दो रचनाएं पात्रों के बीच तुलना की जाती है, वह तुलना विधि हो जाती है। और खंडान्वय विधि तो आप जानते होंगे कि इसमें गद्य पाठ के खंडों या वाक्यों का अर्थ स्पष्ट किया जाता है, तो खंडान्वय विधि हो जाती है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जहाँ आलोचना की बात करें गुण दोषों की तो समीक्षा विधि हो जाए। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की। अशुद्ध वाक्य का चयन करना। मैं आपकी महानता से परिचित हूँ, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मैंने तेरे को कहा तो था, वह खाई बहुत गहरी है। अब इस प्रश्न को देखिए जरा, सारे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए, समय लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई पाबंदी टाइमिंग की नहीं है कितने समय में इतने क्वेश्चन करना है। समय लेके जितना ज़्यादा बेहतर समझेंगे उतना आप सभी के लिए बेहतर होगा। तो अशुद्ध वाक्य हमने कहाँ पे देखा कि मैंने तेरे को कहा था, मैंने तेरे को कहा तो था, क्योंकि तेरे का प्रयोग व्याकरण के अनुसार गलत है। इसकी जगह क्या होगा, तेरे को जगह क्या होना चाहिए, अगर आपको पता है तो आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तेरे की जगह यहाँ ना होना चाहिए मैंने तुमसे कहा तो था, ये होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया कि मैं आपकी महानता से परिचित हूँ, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये भी शुद्ध वाक्य है। वह खाई बहुत गहरी, ये भी शुद्ध वाक्य है। मैंने तेरे को कहा था, अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पे होना चाहिए मैंने तुमसे कहा तो था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। निम्नलिखित में सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रक्रिया का अंग कौन सा नहीं होता है? उद्देश्य शिक्षण, पुनः शिक्षण, पाठ योजना का निर्माण। इसको भी आप जानते होंगे, कैसे जानते हैं? सूक्ष्म शिक्षण दिया गया है, ये इसको समझ लीजिए, आपको उत्तर क्लियर हो जाएगा।
सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रक्रिया का अंग कौन सा नहीं होगा? देखिए इसमें तो शिक्षण होगा, पुनः शिक्षण भी हो सकता है, पाठ योजना का निर्माण हो सकता है, लेकिन उद्देश्य कथन अंग नहीं होगा। किसी भी सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रक्रिया का अंग उद्देश्य कथन नहीं होगा। बाकी कौन कौन से? आपका शिक्षण अंग हो जाएगा, पुनः शिक्षण हो जाएगा, पाठ योजना, तीनों हमारे अंग कहला जाएंगे। सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए 9630689598 इसमें आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे, संस्था द्वारा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर देंगे और सुदृढ़ कर देंगे, यानी आपकी तैयारी और पक्की कर देंगे टीटी एग्जाम को फतेह करने के लिए। चलिए आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न में से प्रारंभिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी होती है? गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गीत अभिनय प्रणाली या अनुच्छेदन प्रणाली? देखिए जब भी आपके प्रारंभिक स्तर में कविता शिक्षण की प्रणाली पूछी जाए तो आपको एक दिमाग रखना है, वह होती गीत अभिनय प्रणाली। इसमें क्योंकि इसमें प्रारंभिक स्तर में फर्स्ट से लेके आपके 5th क्लास तक के बच्चों की बात की जाती है ना। इसमें बच्चों को गीत के द्वारा, अभिनय के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे बच्चे इंटरेस्ट होते हैं, बच्चे सीखते हैं, समझते हैं और समय देते हैं। तो कुछ बच्चे अगर गीत और खेल के माध्यम नहीं सिखाएंगे तो बच्चे ऊब जाएंगे। तो गीत खेलों में बच्चे का मन लगता है और इसी प्रकार से वह सीख भी जाते हैं। तो गीत अभिनय प्रणाली बेस्ट होती है प्राइमरी लेवल के लिए। अगला, शिक्षक को पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को किस तरह के सवाल उनकी समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होता है? आप खुद शिक्षक है, आप खुद सोचिए कि आपको पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को किस तरह के सवाल उसकी समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होगा। देखिए पढ़े गए पाठ को जोड़ते अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाला प्रश्न। क्या शिक्षा मिलती है, ये वाला प्रश्न, यदि तो वे वाले प्रश्न, या क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। कौन सा प्रश्न करेंगे? सभी लोग बताइए। प्रश्न बहुत ही इजली है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका जवाब देना ये थोड़ा सा आपको लगेगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, थोड़ा सा आपको अगर प्रश्न पर ध्यान देंगे तो प्रश्न पर ही उत्तर लिखा गया, आपके प्रश्न पर ही उत्तर लिखा हुआ है। देखिए समझ के मूल्यांकन से जुड़ी बातें होती हैं कि पढ़े गए पाठ से जो जोड़ते अपने निजी अनुभव को व्यक्त करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी समझ मूल्यांकन होगा। क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न ये भी हो सकता है, या क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न, ये दो डबल रिप्लाई होगा। यदि तो वे वाले प्रश्न, यदि तो वाले प्रश्न अगर ऐसा हुआ तो यदि तो क्या होगा। देखिए बच्चों के व्यक्तिगत जुड़ाव और जीवन कौशल को परखते हैं जो निजी अनुभव होता है, तो ये निजी अनुभव मूल्यांकन बेस्ट आएगा। शिक्षा वाले प्रश्न अगर आता है कि क्या शिक्षा मिलती है तो पाठ का मुख्य उद्देश्य व निष्कर्ष को दर्शाता है, लेकिन यदि तो वाला प्रश्न है मात्र परिकल्पनाएं बढ़ाते हैं, मूल पाठ की समझ को ठोस का आकलन नहीं होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि तो वाला प्रश्न मूल्यांकन में सहायक नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका क्या होगा? बातचीत, अपने अनुभव का निर्माण, संवाद या व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि बच्चों के मौखिक व्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम जो प्रभावी होगा वह कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। हर प्रश्न का यहाँ पे पंचनामा करेंगे, हर प्रश्न का पंचनामा के साथ उसका डिटेल जानेंगे और समझेंगे और आपका फीडबैक जानेंगे, राइट आंसर जानेंगे। सभी प्यारे में सभी शिक्षक बंधु कमेंट कर दीजिएगा। तो जो व्याकरण आधारित संरचना है ये बच्चों के मौखिक व्यक्ति का विकास करने का सबसे कम प्रभावी आएगा। बातचीत करें, अपने अनुभव का वर्णन करें, संवाद अदायगी तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन व्याकरण आधारित संरचना ये जो होता है अभ्यास, ये कहीं ना कहीं मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम प्रभावी व्याकरण आधारित करेगा। बातचीत से मौखिक होगा, अपने अनुभव का वर्णन करेंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि व्याकरण आधारित में क्या होता है बच्चों में केवल नियम शुद्धता पर ध्यान होगा, जिससे मौलिक स्वतंत्रता मौखिक व्यक्ति का विकास इसमें सीमित हो जाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बातचीत तरीका सबसे कम होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होगा? कि बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, बच्चे के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा?
मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों को बार बार टोकने से क्या होगा। अक्सर आप देखते होंगे जो त्रुटियां होती हैं तो फिर आप बार बार बच्चों को टोकते हैं, तो ये टोकना क्या होगा। खामोश होना निगेटिव होगा। आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चों के भीतर, टोकने से आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाएंगी, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। जी हाँ, अगर शिक्षक बच्चा कोई पढ़ रहा है, शिक्षक टोक देंगे कि यहाँ गलती हुई, त्रुटि हुई है बार बार, जहाँ पर गलती होगी, इससे क्या होता है, वह बच्चा त्रुटि के कारण को समझ पाता है। इसलिए कारण क्वेश्चन यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न प्यारा सा है कि निम्न में से मूल्यांकन करने की परिभाषात्मक परीक्षा कौन सी होती है। मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक, लिखित प्रयोगात्मक दोनों होगा। तो मूल्यांकन करने की परिभाषात्मक परीक्षा पूछी जा रही है, वह होती है मूल्यांकन करने की परिभाषात्मक परीक्षा कौन सी होगी। लिखित, मौखिक, कौन सी होगी, सभी लोग बताइए। बेस्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, और बेस्ट प्रश्न पूछा जा रहा है तो बेस्ट आपका जवाब भी आना चाहिए। चलिए, राइट आंसर आ चुका है कि वह होगी दोस्तों लिखित एवं प्रयोगित परीक्षा। मूल्यांकन करने की सबसे परिभाषात्मक परीक्षा लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। परिभाषात्मक, योगात्मक, लिखित, प्रयोगिक, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा दोनों शामिल होती। लिखित परीक्षा में ज्ञान और समझ का जांच होता है, और प्रयोगात्मक में कौशल और प्रयोग करने की क्षमता दोनों हो जाती। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, नो डाउट सारी चीज़ क्लियर हुई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा के रूप को सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है। लेखन, वाचन, व्याकरण, शुद्धलेख, सभी लोग बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। भाषा के रूप को सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है। किसी भी भाषा के रूप को हम सार्थक बना देंगे, उसका शुद्ध व्यवस्था बना दें, तो वह क्या कहलाएगी। तो वह कहलाती है व्याकरण। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं, अगला प्रश्न प्यारा सा है कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करना है। ग्राम, कर्ण, चंद्र, आग, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे होते हैं जो आपके रूपांतरित होते हैं। संस्कृत का जो रूपांतरण होता है, संस्कृत का डायरेक्ट जो शब्द हिंदी में हो तो उसको हम तत्सम बोलते हैं, उसको रूपांतरण कर देते हैं तो तद्भव बन जाता है। तो ग्राम तत्सम है, कर्ण भी तत्सम है, चंद्र भी तत्सम है, लेकिन आग यहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अगर यहाँ पे अग्नि लिखा होता तो ये भी तत्सम हो जाएगा, लेकिन आग लिखा हुआ है इसलिए ये तद्भव हो जाएगा, क्योंकि ये रूपांतरण शब्द है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रयोजनाओं का वर्गीकरण किलपैट्रिक ने इनमें से किन भागों में नहीं किया है। रचनात्मक, उपभोगात्मक, समस्यात्मक या संदेहमूलक। तो प्रयोजना का वर्गीकरण किलपैट्रिक ने रचनात्मक में किया, उपभोगात्मक में किया, समस्यात्मक किया, लेकिन संदेहात्मक में नहीं किया है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संदेहात्मक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है तो वह डी ऑप्शन नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर। स्वर कितने होते हैं सभी लोग बताइए। फिर होता है व्यंजन, और तीसरा होता है विसर्ग। ठीक है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग 3 होते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि सत, धन, जन, सज्जन में कौन संधि होगी। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं ता और जा मिलके जा में आधे जा में परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा व्यंजन संधि होता है। तो सज्जन में सत, धन, जन बराबर सज्जन होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और संधि से एक प्रश्न पूछा ही जाता है, और आपके एग्जाम में समास से भी प्रश्न आता है। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा। तो सभी लोग जानते हैं चौराहा समास है। तो प्रथम पद यहाँ पे चौराहा है, मतलब 4 शब्द दिया गया है, अर्थात संख्यावाचक है। जहाँ पे संख्यावाचक होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। जब दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास होता है। तो प्रथम पद संख्यावाचक, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका अर्थ हास्य में कौन सा समास होगा। तो नीलकंठ, नीला है अर्थात मतलब नीलकंठ अर्थात यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाए। और आप ये जानते होंगे बहुब्रीहि समास के बारे में कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं।
जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे या अन्य अर्थ का संकेत दे, तीसरा पद प्रधान बन जाए। जैसे नीला है कंठ अर्थात शिव, इसमें ना तो पहले पद का अर्थ प्रधान है ना ही दूसरा, बल्कि दोनों का गौण पद हो जाता है। तो हमारी बहुव्रीहि समास की पहले पहचान है तीसरे अर्थ की प्रधानता होना। अब विग्रह करने का तरीका क्या होता है? अंत में जो, जिसके, जिसका अर्थात जैसे शब्द प्रयोग हो, जो, जिसके, जैसा। नीला कंठ है जिसका, या जो, या जिसके, ये शब्द आए तो समझिए वह बहुव्रीहि समास है। इसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? सूरज, हाथ, अग्नि, कान। सूरज तद्भव, हाथ, कान, ये तीनों कौन से हैं? ये तीनों हमारे तद्भव हो जाएंगे। लेकिन हमारा एक शब्द दिया गया तत्सम, वह है अग्नि। अग्नि क्या होगी यहाँ पे? अग्नि हमारी हो जाएगी तत्सम शब्द। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तो देखिए तद्भव शब्द कौन सा हो सकता है यहाँ पे? देखिए मयूर तत्सम हो गया, दंत, दुग्ध, ये हमारे कैसे तत्सम शब्द हो गए। तत्सम शब्द ये होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट लिए जाते हैं। तद्भव होगा मोर। मोर का तत्सम क्या होगा सभी लोग बताइए? मयूर दिया गया है तो मोर यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। अगला है अनुराग शब्द का सही विलोम क्या होगा? चिराग, राग, प्रेम, आसक्ति। तो जो आपके अपठित गद्यांश पद्यांश दिए रहेंगे उनसे शब्द लिए रह जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा इसमें से आप विलोम बताइए, पर्यायवाची बताइए। तो अनुराग का विलोम होता है विराग। प्रेम का विलोम क्या होगा सभी लोग बताइए? प्रेम का विलोम सभी लोग कमेंट करके बताइए। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अमृत सुधा होता है, सोम होता, पीयूष होता है। पावक किसका है? पावक अग्नि का पर्यायवाची। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञानी, विद्वान। जो सब कुछ जानता हूँ उसके लिए हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ ज्ञाता। कहते हैं सर्वज्ञ ज्ञाता है वो, सब कुछ जानता है। बी ऑप्शन सही करें। तो एक शब्द एक वाक्य वाला भी आता है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का बताइए। तो एक मुहावरा भी पूछा जाएगा। आंखों में धूल झोंकना मतलब सभी लोग जानते हैं, धोखा देना। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सफलता शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? संज्ञा भी पूछ लिया गया। तो सफलता यहाँ पे जातिवाचक ना है, क्योंकि व्यक्ति का भी नाम नहीं दिया तो व्यक्ति नहीं होगा। सफलता यहाँ पे कोई समूह का भी जिक्र नहीं है तो होगा भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा में पूछे जाए जाति, व्यक्ति, भाव, समूह, इन चारों संज्ञा को पढ़ लीजिएगा, चारों उदाहरण को पढ़ लीजिएगा, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? शिक्षक ने किसको पढ़ाया? छात्र को। कर्ता ने कर्म को, शिक्षक ने पढ़ाया। शिक्षक ने छात्र किसको पढ़ाया? को पढ़ाया। तो को विभक्ति किस में आती है? कर्म कारक में आती है, कर्म कारक हो जाए। और कारक से एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, दोनों भाषाओं में कारक से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में किस कारक से? अलग होने के अर्थ में। अर्थात अलग होने के अर्थ में कौन सा होगा? अपादान कारक आता है। भाई वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो जहाँ पे अलग होने का अर्थ होगा वह अपादान कारक वहाँ पे आता है। फिर आपको अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। उज्ज्वल कई बार आ चुका है और ऐसे प्रश्न आते हैं। तो उज्ज्वल का सही शुद्ध रूप क्या होता है? दोनों आधा जा रहे। क्या सही है ये बताइए, सभी लोग बताइए। तो जी हाँ, उज्ज्वल सही का अर्थ बताइए। उज्ज्वल इसमें से कौन सा है? उज्ज्वल जिसमें डबल जा आधे रहें, वह रहे ला है, वह होता है। और इसका अर्थ होता है चमकदार, प्रकाशमान और स्वच्छ होता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है उज्ज्वल का वो सही होगा। दोनों आधे जा रहेंगे वह शुद्ध होता है। ठीक है। और आपके स्क्रीन पर प्रश्न है कि उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो ये तो आप भली भांति जानते होंगे कि उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है।
उत उपसर्ग लगा हुआ है और उत उपसर्ग आपका पहला ऑप्शन है। तो ये हमने आपकी हिंदी भाषा का PYQ सीरीज निकाला, जिसमें 30 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न किए। 30 में से आपके क्या स्कोर आज सभी को कमेंट करके अवश्य बताना है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी PYQ सीरीज चल रहे हैं। ज्वाइन कीजिए, PYQ सीरीज आपकी तैयारी को बेहतर करेगी, इम्प्रूवमेंट करेगी और ये जानने का मौका मिलता है किस प्रकार के प्रश्न आए थे, इन प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी लेवल से प्रश्न पूछे जाएंगे या इससे भी लेवल अप हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन पे, अगली क्लास पे, अगली PYQ सीरीज पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।